अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेटे मैं आपका इरफान सर, आप लोगों का बायोलॉजी ट्यूटर। आई वेलकम यू ऑल टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बिमना। बेटे आपको पता है हमने क्लास 8 का एक यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें आज जो है हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक बेटे लेक्चर दिया हुआ है। तो बेटे जो यूनिट है वो सेल है। सेल के बारे में जो है हमने पिछले लेक्चर में बात की है, और पिछले लेक्चर में हमने बेटे कुछ चीजें डिस्कस किए हुए हैं। और उन चीजों में बेटे उन लेक्चर जो पहला लेक्चर हमने दिया है, तो उसमें बेटे हमने किस चीज की बात की है? हमने डिस्कवरी ऑफ द सेल के ऊपर बात की है। हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेटे बात की। और मैंने आपको बोला था उस लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो बेटे आपको पता है आज जो हमारा लेक्चर है वो शुरू होने जा रहा है, और इस लेक्चर में बेटे हम साइज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स है उनकी शेप के बारे में बात करेंगे। तो बेटे आप रेडी है ना? तो हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बेटे। हाँ, तो इससे पहले मैंने आपको बोला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और मैंने बेटे आपको कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स है जो बेटे एक ही सेल के बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो बेटे बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। और आपको बेटे याद रखना है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है। जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका डिफरेंट शेप होता है बेटे। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो तो सेल ही है ना। और मैं कह रहा हूं बेटे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो सेल्स है, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उनकी डिफरेंट शेप है बेटे। जैसे आपके सामने है बेटे एमीबा है, जैसे आपके सामने क्लेमाइडोमोनास है, जैसे आपके सामने पैरामीशियम है। ये बेटे आपके पास बैक्टीरिया है, आपके सामने पैरामीशियम है, हमारे पास एमीबा है, हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है। हर एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो शेप अलग अलग है। नो डाउट ये एक ही सेल के बने हुए हैं, ये एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन आप देखो इनका जो सेल साइज है, जो उनकी सेल शेप है, उसमें भी तो डाइवर्सिटी है। जो इनकी सेल शेप है ना वो तो वेरी करती है ना बेटे। यहाँ पे आप देखो बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप्ड होता है, जैसे आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है ये स्लीपर लाइक जैसा होता है। एमीबा तो आपको पता ही है इसका जो सेल मेम्ब्रेन है रेगुलर है, या जो इसकी सेल शेप है रेगुलर होती है। इसी तरह से ग्लेमाइडोमोनास बेटे इसकी भी शेप डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिजम्स से। तो इसी तरीके से आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखिए, हमारे पास ऑक्टोपस है, और हमारे पास जो पेट्रोमाइसिन है इतना ही नहीं है, बल्कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा बेटे, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग में जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटे? उनमें भी डिफरेंट शेप्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटे हम बात करेंगे ह्यूमंस की, ह्यूमंस में तो आपने नर्व सेल का सुना ही होगा कि ह्यूमंस में एक सेल होती है जिस सेल को नर्व सेल कहा जाता है। नर्व सेल की तो शेप बेटे आपने देखी है, इस तरह की बेटे नर्व सेल की शेप होती है। नर्व सेल इस तरह की होती है, ये ब्रांचेड होती है बेटे, इलांगेटेड सेल होती है। तो आपको याद रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर चाहे कि वो एक सेल का बना हो या बहुत सारी सेल्स का बना हो, इधर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, जो उनकी सेल्स है उनकी जो शेप है वो वेरी करती है। जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, जो उन सेल्स के अपीयरेंस है वो डिफरेंट है बेटे। याद रखना है आपको। जैसे हमारे पास नर्व सेल है, आपने देखा है ना कि नर्व सेल इस तरह की ब्रांचेड होती है। अगर बेटे हम स्पर्म सेल की बात करेंगे, स्पर्म सेल तो बेटे इस तरह की होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। अगर हम बेटे यह स्पर्म सेल, ये है बेटे नर्व सेल, और इसी तरीके से हम बात करेंगे नर्व सेल की शेप अलग है, स्पर्म सेल की अलग है, आरबीसी की शेप अलग है, ओवल शेप की होती है। इसी तरीके से बेटे हम में डिफरेंट तरह की सेल्स जो है उनकी शेप बेटे अलग अलग होती है, डिफरेंट शेप होती है ना।
तो आगे चलते हैं बेटे, आगे चलते हैं। और यहाँ पे बेटे जो हमारा ये स्क्रीन है, यहाँ पे बेटे आपको ये चीज क्लियर हो गया है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनकी डिफरेंट शेप होती है। शेप ही नहीं बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है, जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल ही तो है। सेल्स का बेटे एक तो देखा आपने शेप अलग हो सकती है, शेप अलग होने के साथ साथ इनका साइज भी वेरी करता है। जैसे हमारे पास कुछ सेल्स का साइज जो है वो यहां से बेटे लाई करता है 0.001 माइक्रोन मीटर से 6 इंचेस तक बेटे सेल्स का साइज हो सकता है। हमारे पास जैसे हमारे पास एक स्मॉलेस्ट सेल है, याद रखना है बेटे आपको, हमारे पास जो एक स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। एक स्मॉलेस्ट सेल है हमारे पास। और आपने सुना होगा ऑस्ट्रिच एग का नाम तो सुना ही होगा। एक बेटे इसका जो साइज है 6 इंच तक हो सकता है। इसका जो साइज है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसी तरीके से बेटे आपको याद रखना है प्लांट्स में अपने सेल्स है, उनकी जो शेप है वो अलग है। जैसे आपको 9th क्लास में या आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा, हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, उनकी शेप अलग है, कोलनकाइमा की अलग है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है या जो ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है ये डिफरेंट टिश्यूज की बनी हुई है ना, डिफरेंट टिश्यूज की बनी है। जो टिश्यूज है वो किन के बने हैं, वो तो सेल्स के बने हैं। और उन सेल्स में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटे, सेल्स का जो साइज है वो डिफरेंट होता है और जो सेल्स की शेप है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये चीज बेटे हमने आप लोगों से डिस्कस करना था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो सेल्स है दे शोज डिफरेंस इन देयर शेप एज वेल एज इन साइज। और जो साइज है दैट लाई इन बिटवीन, वो कहां से कहां तक हो सकता है, 0.001 माइक्रोन मीटर से 6 इंच तक एक सेल का साइज हो सकता है। आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आया है तो बेटे आगे चलेंगे। और आप लोग बेटे इस चीज को याद रखना कि एक सेल का साइज जो है, एक स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे पास वो माइकोप्लाज्मा है। और हमारे पास जो एक बिगेस्ट सेल है या लार्जेस्ट सेल कहोगे वो तो ऑस्ट्रिच एग है, क्योंकि वो भी तो एक सेल है। इसके बाद बेटे आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद आपको बेटे ये चीज डिस्कस करना है, एनिमल सेल जो है उसका न्यूक्लियस के बारे में, सेल गोल्गी बॉडी के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में अब हमें पढ़ना है। देखो बेटे आपके सामने है एनिमल सेल, और आज हम एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे और आगे जाके हमें प्लांट सेल के बारे में भी बात करनी होगी। जो एनिमल सेल है सबसे पहले बेटे आप याद रखेंगे इसके बाहर से जो ये कवरिंग है, जो ये कवरिंग है बेटे, आउटर कवरिंग जो एनिमल सेल की है, इस आउटर कवरिंग को हम बेटे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप पहला पॉइंट यही याद रखोगे कि एनिमल सेल जो है, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन याद ना रहे तो क्या कहोगे बेटे, आप इसको कहना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या कहोगे बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे अगर आपको सेल मेम्ब्रेन याद ना रहेगा। और ये क्या काम करती है बेटे, ये सेल के अंदर जो कोई भी कंपोनेंट है उसको बेटे कवर करती है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, और उसी तरीके से इस सेल के बाहर से एक जैकेट लाइक सब्सटेंस होता है, एक जैकेट लाइक कवरिंग होती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि इस कवरिंग का काम क्या है, इस जैकेट का काम क्या है, जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स है उसको बेटे प्रोटेक्ट करना। और सेल के अंदर क्या क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने सेल कंपोनेंट्स में बोला था कि सेल में बेटे बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं। जब ना हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात की थी, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं बेटे, एनिमल सेल की बात हो रही है तो मैंने क्या कहा, एनिमल सेल के बाहर से एक आउटर कवरिंग जो होती है
वो बेटे उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे, कुछ और भी नाम है, लेकिन आपके लिए बेटे इतना काफी है कि सेल मेम्ब्रेन याद रखो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखो। इसके अंदर जितने भी चीजें हैं ये उसको बाहर से बेटे प्रोटेक्ट करती है, ये उन चीजों को बेटे सराउंड करती है। याद रखना है बेटे आपको, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, या कहोगे बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बात किस चीज की हो रही है, एनिमल सेल की बात हो रही है ना, अभी प्लांट सेल की बेटे बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे कोई आउटर चीज जो है, वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कोई और चीज हो सकता है, लेकिन बात हो रही है ना एनिमल सेल की, तो आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन। शाबाश बेटे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो आपको बेटे इस तरीके का एक फ्लूइड मिलेगा, एक फ्लूइड मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, एक वाटरी सब्सटेंस मिलेगा, जिसको बेटे आप कहते हो साइटोप्लाज्म, जिसको बेटे आप कहोगे साइटोप्लाज्म। क्या कहोगे बेटे, साइटोप्लाज्म कहोगे। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहोगे बेटे, उस फ्लूइड को आप साइटोप्लाज्म कहोगे। इसके बाद इतना ही तो नहीं है, एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह की फंक्शंस होती है। क्या क्या है बेटे, आप देख रहे हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे होंगे, आप माइटोकॉन्ड्रियन देख रहे होंगे, आप गोल्गी बॉडी देख रहे होंगे। इसके बगैर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप बेटे वीडियो पे बने रहिए, उन पार्ट्स की भी हम बात करेंगे। और बेटे समझ आना बहुत जरूरी है बेटे, हर एक चीज को समझना है। अगर कहीं पे समझ ना आ जाए बेटे, आप हमारे पास आ सकते हैं, आपके सारे डाउट जो है बेटे वो क्लियर कराए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ना सेल की, हम बात कर रहे हैं ना सेल बायोलॉजी की, जहां पे आपको एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में या किसी भी और सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने कहा आउटर कवरिंग जो है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोई भी चीज है, इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना है बेटे, सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को बाहर से सराउंड कौन करता है, कौन करता है बेटे, सराउंड। याद रखना है, उसको सेल मेम्ब्रेन सराउंड करता है। शाबाश बेटे, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, चाहे साइटोप्लाज्म हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, न्यूक्लियस हो, उस सारे सब्सटेंसेस को मिला के, उस सारे कंपोजिशन को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के बाहर से एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे ना। शाबाश बेटे, इसके बगैर सेल में डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जिनमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जिनके अंदर बेटे डिफरेंट फंक्शंस होती है। कौन सी फंक्शन वो हम बात करेंगे बेटे। फिलहाल याद रखिए, सेल के अंदर एक ऐसा यूनिट है बेटे, सेल के अंदर एक ये यूनिट है ना, ये यूनिट बेटे, ये वाला यूनिट, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी चाहिए, सेल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए जो भी एनर्जी चाहिएगी ना, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही जनरेट होती है। इसीलिए क्या कहोगे बेटे, इसको क्या क्रेडिट मिला है, याद रखना है बेटे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी चाहिए कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही जनरेट होती है, ये एज ए जनरेटर का काम करता है। इसी तरीके से आप कुछ और ऑर्गेनेल्स को देखोगे बेटे, हमारे पास और भी ऑर्गेनेल्स है। कौन सा ऑर्गेनेल है, यहाँ पे देख रहे होंगे, न्यूक्लियस के पास में ही, न्यूक्लियस का हमसाया,
जिसको आप बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहोगे। क्या कहोगे बेटे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होती है। एक साइड से बेटे ये सेल मेम्ब्रेन को टच करती है और दूसरे साइड से बेटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच करती है। याद रखना है बेटे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है बेटे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है बेटे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके बाद बेटे हमारे पास और भी ऑर्गेनल्स है। यहाँ पे मैं आपको और कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में कहूंगा, लेकिन फिलहाल बेटे जितना मैंने आपको कहा है उतना याद रखना बहुत जरूरी है। सेल के बाहर से जो सेल के प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, प्रोटोप्लाज्म कहा ना मैंने क्या होता है? सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है इस मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हो इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को बाहर से सराउंड कौन करता है? उसको तो सराउंड करता है ना सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो कहा बेटे। इसी तरह से आप याद रखोगे, मैंने कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में आपको कहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जहां से एनर्जी जनरेट होती थी, इसी तरीके से बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसका काम होता है बेटे सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन चाहिए, एक सेल को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराने के लिए सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होना जरूरी है। हर क्लासेस में बेटे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि इस प्रोटीन का क्या काम होता है, किस तरीके से प्रोटीन बनते हैं। और सेल के अंदर बेटे दो चीजें बनते हैं, एक बनते हैं लिपिड्स। आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझना नहीं है, बस आपको बेटे यहाँ पे कुछ चीजों को याद रखना है। सेल के अंदर जो लिपिड्स बन रहे हैं, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो कहाँ पे बनेंगे? वो कहाँ पे बनेंगे यार? वो बनेंगे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये एक ऐसी साइट है जहां पे प्रोटीन्स भी बनते हैं और जहां पे लिपिड्स भी बन रहे हैं। याद रखना है, अभी आपने देखा सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा कंपोनेंट सेल का जो सेल को बेटे सेल के प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है। और याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या है? सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी चाहिए एक सेल को कोई भी वर्क डन करने के लिए, कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी एनर्जी बेटे माइटोकॉन्ड्रिया से डिराइव होती है। इसके बाद मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जहां पे बेटे दो चीजें बनते हैं। कहा मैंने आपको, याद रखना है आपको कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा चीज बनता है यहाँ पे। एक तो लिपिड बनेगा और बेटे प्रोटीन बनेगा। कहां पे बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे बनेगा। एक साइड से बेटे सेल मेम्ब्रेन को टच करती है और एक साइड से बेटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच करती है। और बेटे ये सेल की शेप जो है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। क्योंकि आप खुद समझोगे ना, आप खुद समझो, आप देख लो बेटे, जब एक साइड से किसको किसको टच किया बेटे? सेल मेम्ब्रेन को। दूसरे साइड से किसको टच किया बेटे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। आप देखो सेल के बीच में जो ये स्पेस है ना, इस स्पेस को मेंटेन करके रखती है कौन? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इतना ही नहीं बल्कि एनिमल सेल के अंदर बाकी और भी चीजें होते हैं और उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल बेटे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात की, और एक ऑर्गेनल है ना यहाँ पे, जिस ऑर्गेनल को आप कहते हो गोल्गी बॉडी। क्या कहोगे? गोल्गी बॉडी। क्या कहोगे बेटे? गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। क्या कहोगे? कुछ और नाम से इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना? गोल्गी बॉडी को कहोगे, क्या कहोगे? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस कहोगे या कहोगे अपैरेटो रेटिक्युलरी? अपैरेटो रेटिक्युलरी किसको कहोगे बेटे? गोल्गी बॉडी को। तो सर ये क्या है? मैं बताऊंगा बेटे ये क्या है। गोल्गी बॉडी क्या चीज है, अपैरेटो रेटिक्युलरी क्या चीज है, या आप सिंपल गोल्गी बॉडी कहो, गोल्गी अपैरेट्स कहो, जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे दो इसका। इस तरीके से बेटे ये गोल्गी अपैरेट्स यहाँ पे होता है।
ये स्ट्रक्चर जो है यही तो गोल्गी अपैरेटस है, यही स्ट्रक्चर है ना गोल्गी अपैरेटस। इसका भी अपना रोल होता है। देखो बेटे, सबसे पहले आप याद रखोगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखना है, जो ये गोल्गी बॉडी है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये हमसाया है, एक साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरे साइड से बेटे गोल्गी बॉडी होता है। एंडोप्लाज्मिक, मैंने कहा ना अभी कहा मैंने, अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से प्रोटीन्स बनते हैं, और आप कहोगे क्या बनता है, लिपिड बनता है। वो दोनों चीजें जो है वो इस हमसाया के घर आते हैं। ये हमसाया कौन है यहाँ पे, ये है ना गोल्गी बॉडी, और वहां पे क्या होता है, उन दो की पैकेजिंग होती है। फिर ये प्रोटीन अलग नहीं, लिपिड अलग नहीं, इनकी शादी होती है ना कहाँ पे, गोल्गी बॉडी में होती है, और यहाँ पे गोल्गी बॉडी से निकलते हैं, एज ए कपल निकलेगा ना, फिर उस कंपाउंड को कहते हैं लाइपोप्रोटीन। कहां पे बना, प्रोटीन तो अलग से कहां पे बने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने थे। लिपिड्स कहां पे बने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने, लेकिन इनकी पैकेजिंग कहां पे हुई, गोल्गी बॉडी में हुई। ये एक ही फंक्शन से हम गोल्गी बॉडी को डिफाइन नहीं करेंगे बेटे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक फंक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते, माइटोकॉन्ड्रिया को एक फंक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन आपका स्टैंडर्ड है ना अभी 8th क्लास का, इसीलिए मैं बेटे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी वे में बताता हूं, ताकि आप लोगों को कोई बेटे डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो फिर से एक बारी मैं रिपीट करूंगा, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल ऑर्गेनल है, जो प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। क्या काम है इसका, क्या काम है, एनर्जी जनरेट करना, जनरेटर का काम करना। जैसे आपके घर में जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस चीज को जनरेट करता है, ये तो बेटे एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद मेरे बेटे किस चीज की बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई ना। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है बेटे प्रोटीन्स बनाना, और साथ में क्या बनाना, प्रोटीन्स के साथ साथ लिपिड्स भी बनाता है। कहां पे बने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने और एक फंक्शन कही, मैंने कहा ये सेल का साइज मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है, जिसकी वजह से सेल की शेप जो है फिक्स्ड रहती, लेकिन कुदरत ने इसके अंदर एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल रखा, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर रखा, जिस स्ट्रक्चर का नाम है बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, एक तो शेप मेंटेन भी करता है, और साथ में क्या करता है बेटे, लिपिड्स भी बनाता है और प्रोटीन्स भी बनाता है। फिर हमने बेटे बात की है किसकी, गोल्गी बॉडी की। ये किसका हमसाया है, मेरा हमसाया नहीं, आपका हमसाया नहीं है, बल्कि ये बेटे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमसाया है, जो वहां से प्रोटीन्स बने, जो वहां से प्रोटीन्स बने, जो वहां से लिपिड्स बने, वो गोल्गी बॉडी में आते हैं, और वहां पे आके बेटे मॉडिफाई होते हैं और कन्वर्ट होते हैं बेटे किसमें, लाइपोप्रोटीन्स में। वो किसका काम है बेटे, वो तो गोल्गी बॉडी का काम है। इसके बगैर कुछ और चीजों की बात करेंगे। बेटे याद रखना है आपको, अभी थकना नहीं है, पूरे सेल को बेटे कंप्लीट करके जाना है। मैंने कहा है सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने कहा गोल्गी बॉडी, मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटे इतनी ही चीजें सेल के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि सेल जो है, मैंने इससे पहले भी कहा, एक सेल जो है एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और सेल जो है बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है ना। एक सेल जो है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और परफॉर्म करने के लिए 3 चीजें काफी नहीं है, बल्कि सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और उसकी बात अब होगी बेटे,
अब देखो बेटे, मैंने कुछ चीजों के बारे में आपको बताया है, याद रखना है आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, एक बारी और रिपीट किया है मैंने कहा कि ये चीज सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, माइटो का काम क्या है, गोल्गी का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, बताया है मैंने आपको। इसके बगैर बेटे आप याद रखोगे, हमारे इस सेल के अंदर इस तरह के कुछ यूनिट्स होते हैं, इस तरह के कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जिनको हम बेटे राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अब बात आ गई ना राइबोसोम पे। यहां पे हमें इसकी डिस्कवरी नहीं पढ़नी है बेटे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्कवरी नहीं पढ़नी है, स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ना है, बस आपको कुछ फंक्शंस याद रखनी है, क्योंकि क्लास 8 की बात हो रही है ना। तो बेटे यहाँ पे जो हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का काम क्या है? ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस यूनिट्स होते हैं, इनके बाहर से कोई एनवलप नहीं होता है, इनके बाहर से कोई खास पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियस के बाहर से दो मेम्ब्रेन्स है ना, जिस तरीके से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की रेस्पेक्ट हो रही है ना, उस तरीके से राइबोसोम की रेस्पेक्ट नहीं हो रही है। एक सेकंड बेटे, क्या कहा मैंने कहा बेटे, जो सेल है इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनलेस यूनिट्स होते हैं, कुछ इनके बाहर, मेम्ब्रेनलेस का मतलब इनके बाहर से कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई अच्छा सा मेम्ब्रेन नहीं होता है, बल्कि ये मेम्ब्रेनलेस यूनिट्स होते हैं। लेकिन इनका एक अच्छा काम है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी ये यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन यूनिट्स को बेटे हम राइबोसोम्स कहते हैं। और ये राइबोसोम्स के ऊपर भी बेटे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। अब आप कहेंगे अभी सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, राइबोसोम्स के ऊपर भी प्रोटीन्स बन रहे हैं। हाँ बेटे बन रहे हैं, क्योंकि सेल को एक एम्पल अमाउंट में, एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन्स तो चाहिए, इसीलिए दो जगहों पे इसकी सिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम है, वहां पे भी प्रोटीन्स बन रहे हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है वो वहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। याद रखना है बेटे, यहाँ पे भी प्रोटीन्स बने और यहाँ राइबोसोम्स पे भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। इसी तरीके से बेटे आगे चलते हैं। यहां पे है ना एक सेंट्रल बॉडी, एक बॉडी है ना ये, जिसको एक दो कवरिंग से बाहर से, इस कवरिंग का नाम क्या है, इस ऑर्गेनल का नाम क्या है, इस सेल कंपोनेंट का नाम है बेटे न्यूक्लियस। और ये वो न्यूक्लियस है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। कहा है ना मैंने पिछले वाले लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटे न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटे न्यूक्लियस होता है। और ये वही न्यूक्लियस है बेटे। अब यहाँ पे क्या खासियत है इसकी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले आप याद रखोगे इसके बाहर से दो कवरिंग्स होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद यही रखोगे, इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके बाहर से बेटे एक डबल मेम्ब्रेन होता है, या आप इस मेम्ब्रेन को एनवलप भी कह सकते हैं। याद रहा बेटे आपको, इसको आप एनवलप भी कहोगे, या तो न्यूक्लियर एनवलप कहोगे, या तो आप बेटे इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहोगे। डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इनर कवरिंग होती है और इनर कवरिंग के बाहर से और एक कवरिंग होती है। क्यों ऐसा क्या है इस न्यूक्लियस के अंदर? हाँ बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेल के अंदर, इसीलिए इसके बाहर से दो कवरिंग्स हमने कराई हुई है। हमने नहीं, ये कुदरत की तरफ से है। न्यूक्लियस के बेटे दो मेम्ब्रेन्स है और सबसे पहले इस न्यूक्लियस को एक साइंटिस्ट ने देखा था, याद रखना है आपको, उस साइंटिस्ट का नाम है बेटे रॉबर्ट ब्राउन।
उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने बेटे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया हुआ है। अब बेटे आपके स्लाइड पे भी यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहो तो बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस स्लाइड में आपको पूरी न्यूक्लियस के बारे में बेटे इंफॉर्मेशन मिलेगी, और मैं भी आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कहूंगा कि इस न्यूक्लियस जो है सबसे पहले इसके बाहर से दो मेम्ब्रेन्स होती है, और खास क्या चीज है इसके अंदर, उसको बेटे हम डीएनए कहते हैं। अगर डीएनए ना कहोगे तो क्रोमोसोम कहो, अगर क्रोमोसोम ना कहोगे तो क्रोमेटिन कहोगे। हाँ, इसमें डिफरेंसेस है, लेकिन क्लास 8 के लिए आप कहोगे सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आप डीएनए कहो, आप क्रोमोसोम कहो, और आप क्रोमेटिन कहो। कहीं पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है ना, कोई गलत बात तो नहीं है। आप जो चाहो वो तो कह सकते हो ना, वो कह सकते हो बेटे। क्या कहोगे? डीएनए कहो, हाँ डीएनए कहो, या जेनेटिक मटेरियल कहो, या क्रोमोसोम कहो, या क्रोमेटिन कहो, बात एक ही है बेटे। बाहर से दो मेम्ब्रेन्स है, और अंदर से बेटे इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर से एक बेटे क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर से आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर से बेटे डीएनए होता है, या डीएनए ना कहोगे तो क्या कहोगे? क्रोमोसोम कहोगे, है ना। क्रोमोसोम ना कहोगे तो क्रोमेटिन कहोगे। जो जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट होंगे आप वही उसी टर्म से इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब बेटे चाहे डीएनए है, चाहे क्रोमोसोम है, चाहे क्रोमेटिन है, तो फर्क क्या है या फंक्शन क्या है इसकी बेटे? हाँ, यही तो फंक्शन है ना, इसकी ये फंक्शन है। इसके अंदर जो डीएनए होता है, इसी डीएनए में बेटे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। इसी डीएनए के अंदर क्या है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये कोडेड लैंग्वेज में बेटे इंफॉर्मेशन होती है, जिस चीज को कोई समझ नहीं सकता। ये कोडेड लैंग्वेज होती है डीएनए की, और ये कोडेड लैंग्वेज या जो ये डीएनए है, इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। जो ही बेटे दो पेरेंट्स से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, इसी डीएनए की वजह से, इसी डीएनए की वजह से वो ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट के जैसा रिजेंबल करता है, क्योंकि उस पेरेंट के अंदर जो सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है। दूसरे पेरेंट के पास भी सेल है, गमीट जिसको आप कहते हैं, गमीट है, उसके अंदर डीएनए है, और जो ही ये डीएनए ट्रांसमिट होता है ना ऑफस्प्रिंग में, और उसी डीएनए की वजह से एक ऑफस्प्रिंग जो है, जो ही इस चीज का इनहेरिटेंस होता है, जो ही ये डीएनए ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, तब जाके मेरे बेटे एक ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट के जैसा रिजेंबल करता है। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये हिडन इंफॉर्मेशन जो है, वो इसी डीएनए के अंदर होती है। ये हिडन इंफॉर्मेशन जो है ये इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं बेटे, जो एनिमल सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है ना बेटे। यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, एनिमल सेल जो है यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक का मतलब है इस सेल के अंदर बेटे एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो आपने यहाँ पे देखा हुआ है, जिसके बाहर से दो मेम्ब्रेन्स है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स बेटे दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो एक ही मेम्ब्रेन यहाँ पे होता। और साथ में बेटे इस सेल के अंदर बेटे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और मैंने कहा ना न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, और बेटे जो सेलुलर फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, है ना। क्वाइट सिंपल है बेटे, जब सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, उन सेल ऑर्गेनेल्स का काम क्या है? डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना। जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, जैसे मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस, जैसे मैंने कहा गोल्गी बॉडी उस चीज की पैकेजिंग करेगी। किस चीज की अब मैं नहीं कहूंगा, अब मैंने बहुत बार आपको कहा है, अब कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा यहाँ पे राइबोसोम्स है, इसके बगैर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज की बेटे बात होगी,
हर एक सेल ऑर्गेनल जो है वो अपने तरीके से जो काम उनको असाइन किया गया है अपने तरीके से बेटे परफॉर्म करते हैं। आप ना गाइड करोगे ना ही मैं एक सेल को गाइड करूंगा, क्योंकि सेल जो है उसको पता है कि मुझे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, क्योंकि सेल जो है ऑर्गेनाइज्ड है, सेल जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और सेल को पता है मुझे किस तरीके से काम करना है। आपको एक सेल को बताने की जरूरत नहीं है, आप एक सेल को गाइड नहीं कर सकते, बल्कि एक सेल जो है खुद ब खुद काम करेगी। और सेल जो है आपको यहां से पता चलेगा बेटे, इससे पहले भी मैंने कहा है हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स है, हर एक सेल को देखने के लिए, मतलब सारे सेल्स को देखने के लिए नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को देखने के लिए बेटे हमें उनका साइज जो है माइक्रोन मीटर्स में होता है, उनका साइज जो है माइक्रोन मीटर्स में होता है। और जो सेल माइक्रोन मीटर में है उस सेल को तो हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है। चलो बेटे ये था इतना, तो आगे चलते हैं बेटे। हाँ, न्यूक्लियस के बारे में देखो, यहां है ना सेंटर में न्यूक्लियस, ये है, हाँ ये सेल के सेंटर के अंदर बेटे न्यूक्लियोलस होता है और ये है बेटे न्यूक्लियस। यहां से आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस होता है और ये बाहर से न्यूक्लियर एनवलप है, ये बाहर से न्यूक्लियर एनवलप है। जो मैंने अभी आपको कहा कि सेल के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करता था, वो प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करता था, प्रोटेक्ट करता था। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा, फिलहाल मैंने एक ही चीज आपको बताई है कि सेल के अंदर बेटे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप जो है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल को सराउंड करेगी ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन ने प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किया था, इसी तरीके से जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मटेरियल या आप न्यूक्लियर प्लाज्म कहो, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर जो कोई भी चीज है उसको सराउंड करेगा। हाँ बेटे, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस सेल के अंदर है ना डीएनए, इसके अंदर है ना क्रोमोसोम, उसको कलेक्टिवली हम क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। आगे जाके किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। लेकिन आज की इस लेक्चर में बेटे हम प्योरली न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा न्यूक्लियस के बारे में, मैंने कहा न्यूक्लियस के बाहर से जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, डीएनए कहो, क्रोमोसोम कहो, बात एक ही है। और मैंने यहाँ पे एक और चीज को ऐड किया हुआ है जिसको बेटे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्ली कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर है। और इसका भी काम क्या है, इसका काम है राइबोसोम्स को बनाना। जब न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बाहर निकलेंगे फिर साइटोप्लाज्म में आते हैं, फिर वहां पे राइबोसोम्स का काम क्या है, कहा है मैंने कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। बनते कहां से है राइबोसोम, वो तो न्यूक्लियोलस से बने हैं। बाहर से सराउंड कौन करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर एनवलप। और ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर है इसका काम क्या है, जो इस न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बने वो तो इसी पोर के जरिए बाहर आएंगे। कोई रास्ता होना चाहिए ना जिससे न्यूक्लियोलस जो है एक सोर्स है, जो कोई भी प्रोडक्ट सोर्स से बनता है उसको बाहर आने के लिए एक स्पेसिफिक वे चाहिए ना, कोई रास्ता चाहिए ना जिससे वो बाहर आएगा। और उस रास्ते को क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियर पोर ही कहते हैं, जहां से बेटे राइबोसोम्स बाहर आते हैं। क्यों राइबोसोम क्यों आएगा, वो तो न्यूक्लियोलस से ही बनता है। क्रोमेटिन मटेरियल कहा मैंने, आप इसको चाहो तो क्रोमोसोम कहो, आप इसको चाहो तो डीएनए कहो। और इसका क्या रोल है, इसका यही रोल है ना कि इसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, एक कोडेड मैसेज होती है जो मेरे बेटे हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती है।
हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट कैसे होगी? आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए एक पेरेंट का गैमीट और दूसरे पेरेंट का गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, कॉमन सेंस है, जो ही गैमेटिक फ्यूजन होगा जाइगोट बनेगा, फीटस बनेगा और अल्टीमेटली जो ही उसकी बर्थ होगी, बर्थ होने के बाद वो अपने पेरेंट के जैसा रिजेंबल करेगा, वो किसी और के जैसा रिजेंबल नहीं करेगा। या तो अपने माँ के जैसा रिजेंबल करेगा या तो अपने बाप के जैसा रिजेंबल करेगा, क्योंकि जो गैमेटिक फ्यूजन हुआ है, जो गैमीट ट्रांसफर हुआ है, वो तो अपने पेरेंट से ही हुआ है ना। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है मैंने, ये न्यूक्लियस के साथ में ही होता है, क्योंकि अब अंदर से राइबोसोम्स निकलते हैं, वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड हो जाते हैं ताकि क्या हो जाए बेटे, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पे भी यही चीज लिखे है बेटे, जो हमारे पास हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो हथियार है ना वो तो सेल के पास ही है। वो किस फॉर्म में है बेटे? वो तो डीएनए की फॉर्म में है। वो तो या सिंपली कहोगे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसको कहते ही है ना बॉस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्रेडिट मिला किस चीज का? बॉस ऑफ द सेल। हाँ, इसको क्रेडिट मिला है बॉस ऑफ द सेल का। किसको? न्यूक्लियस को कहते ही है बॉस ऑफ द सेल, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज को बेटे इन्फ्लुएंस करता है, ये सारे एक्टिविटीज को बेटे कंट्रोल करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने इसके पास एक हथियार रखा हुआ है। वो हथियार क्या है? याद रखना है बेटे, वो हथियार है डीएनए, जो सेल के न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पे मैंने वही बात कही है ना, सेल कंट्रोल, जो न्यूक्लियस है वो सेल के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? सेल का डीएनए जो है वो तो न्यूक्लियस के पास ही होता है। हाँ, ग्रोथ, हाँ फॉर एग्जांपल सेल की ग्रोथ या सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। साथ में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो भी तो जीन्स की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। और आप कहोगे बेटे जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक वाइटल ऑर्गेनल है फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ऑफर रेफर टू एज द कंट्रोल सेंटर। इसको हम बेटे कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। और खास चीज याद रखना है, जो न्यूक्लियस है ये तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है। अब जो बेटे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। May Allah bless you all, bete. Inshallah, see you in next lecture. Thank you.